हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ वर्सेस साउथ डिस्कोर्स। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि यह टॉपिक क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा आसान अल्फाजों में एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं। देखें दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अमीर हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो गरीब हैं। अब ये जो अमीर कंट्रीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं डेवलप्ड नेशंस या डेवलप्ड कंट्रीज़। और ये ज़्यादातर आपको नॉर्थ में नज़र आते हैं। जो दुनिया का नक्शा देखें ना, तो नॉर्थ के अंदर आपको ज़्यादातर यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ नज़र आते हैं। जैसे अमेरिका नॉर्थ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे हैं। और जो ज़्यादातर जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो आपको साउथ में नज़र आते हैं। जैसे सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ साउथ डिस्कोर्स का मतलब ये है कि नॉर्थ के जो कंट्रीज़ जो तरक्की याफ्ता हैं, जो डेवलप्ड हैं, और साउथ के कंट्रीज़ जो गरीब हैं, इन दोनों का आपस में एक बात पे झगड़ा चलता है। और वो झगड़ा ये है कि भाई, ये दुनिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ये जो साइक्लोन्स आते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समंदर की सतह बढ़ रही है, पानी जहरीला हो रहा है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, वो जहरीली होती जा रही है, स्मोक बढ़ता जा रहा है। भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, ये आपस में इस बात पे लड़ते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ डिस्कोर्स। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल स्टडी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी अमीर मुल्क जो ज़्यादातर नॉर्थ में पाए जाते हैं, और दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ में हैं। अब ग्लोबल नॉर्थ के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर आपको बताएं कि हिस्टोरिकल वो इंडस्ट्रियलाइज रहे हैं। अगर जब इंडस्ट्री लगना शुरू हुई दुनिया के अंदर आज से 300-400 साल पहले, तो सबसे पहले यह नॉर्थ के कंट्रीज़ में लगी। यूरोप में इंडस्ट्री आई, अमेरिका में आई, एंड बाकी रही ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं लगी हुई। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं, जैसे एशिया है, अफ्रीकन या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। अब ये दोनों जो ग्रुप है ना भाईजान, इस बात पे लड़ते हैं कि भाई, ये क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार कौन है, और इसका जो बर्डन है वो कौन, भाई वो जो है ना, वो कौन बर्डन जो है ना, कौन पे करेगा। इसके जो नुकसानात हैं उसकी कंपनसेशन कौन देगा। ठीक है, तो इस मामले को किस तरह हल करना है। तो ये दोनों ग्रुप्स के अंदर जो झगड़ा चल रहा है ना इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ डिस्कोर्स। समझ गए आप लोग? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ग्लोबल साउथ यानी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, यानी आसान अल्फाजों में जो गरीब ममालिक हैं, भाई उनका पर्सपेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यार, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखें जी, जब इंडस्ट्री लगी थी ना 150 साल पहले, तो सबसे पहले इंडस्ट्री लगी थी नॉर्थ कंट्रीज़ के अंदर, यानी अमेरिका में, यूरोप में। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया। जब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया तो उससे ज़ाहिर बात है CO2 या ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट हुई, उनकी इमिशन हुई, वो खारिज होना शुरू हुई, जिसकी वजह से आगे चल के भाई अब ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास यानी कि मसला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है ना वो फट चुकी है, उसकी डिप्लीशन हो चुकी है। अब उसका एग्जांपल ये देते हैं कि देखें 1750 से लेकर 2020 तक यूके ने तकरीबन 78 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ी है। जबकि उसके मुकाबले में जो अपना साउथ के अंदर ही छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, यार उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में आए दिन मानसून के फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वहाँ पे समंदर की सतह बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है। वहाँ पे अब लोग यानी कि फसल नहीं उगा सकते। यानी कि बांग्लादेश का GDP का 1 से 2% हर साल जो है ना वो इन डिज़ास्टर में जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, उसको नुकसान होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लें दोस्तों, 1750 से लेके अब तक, यानी 2026 तक, जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं, अमेरिका ने तकरीबन 400 बिलियन टन्स ऑफ CO2 जो है ना वो एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ी है, इंडस्ट्री लगाकर, डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करके। यानी जितनी भी हिस्टोरिकल ग्लोबल इमिशंस हुई हैं ना, उसका 25% किसने कंट्रीब्यूट किया है भाई? अमेरिका ने। जबकि उसके मुकाबले में अफ्रीकन कंट्रीज़, उन बेचारों की तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, वहाँ तो इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है, आटे में नमक बराबर। और इसी तरीके से अगर चाइना का हम एग्जांपल लें, तो चाइना ने भी जनाब 14% जो है ना कंट्रीब्यूशन की है हिस्टोरिकल CO2 इमिशन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद है ग्लोबल पर कैपिटा इमिशन एंड क्लाइमेट इनइक्वालिटी। ये भी अगर एग्जांपल ज़रा नोट कर लें। देखें, पूरी दुनिया के अंदर ना एक फार्मूला बनाया गया है।
पूरी दुनिया में ये फार्मूला है कि या कम से कम एक बंदा पूरे साल में 4.5 टन ऑफ CO2 जो है ना वो इमिट करता है या कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब गाड़ी वगैरह आप चलाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो या आप एसी चलाते हैं, कुछ न चीज़ें, तो यानी कि एक बंदा एवरेज पूरे साल में 4.5 टन जो CO2 है ना वो इमिट करता है। और अब ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। अब जब हाई इनकम कंट्रीज़ की बात करें ना, जो ये नॉर्थ के कंट्रीज़ हैं, अमीर मुल्क हैं, वहाँ आपको पता है एक बंदा पूरे साल में कितनी CO2 जो है इमिट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? तकरीबन भाई एवरेज जो है ना 10 टन। जबकि एवरेज क्या होनी चाहिए पूरी दुनिया की? 4.5 टन। जबकि वहाँ पे भाई एक बंदा 10 टन की जो CO2 है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो देखें ना, जबकि उसके मुकाबले में ये जो गरीब, अब एग्जांपल लें अमेरिका का, अमेरिका में भाईजान एक पर पर्सन 14 से 15 टन CO2 जो है ना वो खारिज होती है, यानी कि ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे है एक अमेरिकन बंदा पूरे साल में 14 से 15 टन CO2 जो उसका उन्होंने फार्मूला बनाया है वो इमिट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है इमिशन के अंदर, दुनिया के अंदर वो CO2 को खारिज करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जबकि उसके मुकाबले में अपने ये साउथ वाले यार, इंडिया में, हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ पे 1.9 से लेकर 2.1 यानी ऑलमोस्ट 2 टन जो है ना CO2 पर पर्सन पर ईयर जो है ना वो जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इमिट कर रहा है। जबकि पाकिस्तान में एवरेज भाईजान एक बंदा पूरे साल में सिर्फ 1 टन CO2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखें, ये जुल्म नहीं है? तो साउथ वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पर्सन 1 या 2%, 1 या 2 टन जो है ना वो CO2 खारिज कर रहा है, बल्कि यहाँ और अमीर मुल्कों में, नॉर्थ में 10 टन, 14 टन, 15 टन, 20 टन, 25 टन। भाई ये क्या ड्रामेबाजी है? ठीक है। सो एक इनका ये हो गया कि हिस्टोरिकली तौर पे नॉर्थ कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ पहले लगी, तो वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री को चलाने के लिए फॉसल फ्यूल्स यानी कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल गैसेस, ग्रीन हाउसेस गैसेस इमिट हुई, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ता गया। और अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, अब हम देख रहे हैं कि ओजोन लेयर फट चुकी है, अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कंट्रीज़ के ऊपर आती है। दूसरा इनका पॉइंट है भाई राइट टू डेवलपमेंट। गरीब मुल्क कहते हैं कि भाई हमारा भी तो यानी कि तरक्की करने का यानी कि हक है ना भाई, हम भी तो चाहते हैं कि हम भी तरक्की करें। लेकिन जब हमारी तरक्की की बात आती है तो वो नॉर्थ वाले पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब आप ना ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना करें, इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो गरीब मुल्क कहते हैं भाई क्यों भाई? जब हमारी बारी आई तो तुम लोगों को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम याद आई, ग्लोबल वार्मिंग याद आई, खुद जनाब ऑयल गैस इस्तेमाल कर करके इंडस्ट्री चलाई। और जब हम अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो है ना वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, सोलर का इस्तेमाल करें, विंड का इस्तेमाल करें, वो महंगी एनर्जीज होती हैं, टाइम लगता है उसके अंदर। जबकि जो फॉसल फ्यूल्स है, ऑयल, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, उसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं करें? ठीक है। सो वो कहते हैं कि हमें अभी भी ये इजाज़त दी जाए कि हम अपनी मईशत को डेवलप करने के लिए ये जो फॉसल फ्यूल्स है इनका इस्तेमाल करें। ठीक है जी। उसके बाद है क्लाइमेट वनरेबिलिटी एंड अनइक्वल इम्पैक्ट। ज़्यादातर ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना दोस्तों, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, ये ज़्यादातर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं आपको पता है? एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशरीज़ के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, भारत में भी, बांग्लादेश में भी। और जब मौसमियाती तब्दीली होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का होता है भाई? खेती बाड़ी का, फसल का, एग्रीकल्चर का, नेचुरल फिशरीज़ का। तो ये कंट्रीज़ कह रहे हैं कि भाई एक तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक होता है और हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है अडॉप्ट करने की। तो भाई हम मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं हमारे ऊपर, हालांकि हमारी कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब जैसे पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का जो है ना पूरी दुनिया के पूरे साल में जो CO2 की जो इमिशन होती है ना, उसमें पाकिस्तान 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, यानी 0.4 से लेकर 0.5% पाकिस्तान CO2 इमिट करता है पूरी दुनिया में एक साल के अंदर। और उसका नुकसान आपको बताता हूँ कि 2022 में जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, सैलाब आया था, तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40 बिलियन का नुकसान हुआ था। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट है, उसमें जाके देख लीजिएगा। अब अंदाज़ा लगाएं, कंट्रीब्यूशन यानी कि है ही नहीं इंडस्ट्री यहाँ पे है नहीं, CO2 में हमारा कोई इतना किरदार नहीं है, लेकिन जब मौसमियाती तब्दीली का जो नुकसान हो रहा है वो देखें भाई। ठीक है जी। सो ये भी अपना ग्लोबल साउथ वालों का ये पॉइंट है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नॉर्थ वालों की, अमीर मुल्कों की। अमीर मुल्क बस सिंपल बात करते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबकी जिम्मेदारी है, मुश्तरका, हमारी नहीं है।
वो तो कहते हैं कि अच्छा जी तुम लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये गरीब मुल्क हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमने बड़ी इंडस्ट्री यूज़ की है, हमने ये कोल जलाया है, ऑयल इस्तेमाल किया, नेचुरल गैस, CO2 हमने ज़्यादा इमिट किया। तो कहते हैं भाई आपके जो दूसरे मुल्क हैं जैसे अभी चाइना है या इंडिया है, वो भी तो भाईजान अब ज़्यादा इमिट कर रहे हैं। उन्होंने चाइना का ज़्यादा एग्जांपल देते हैं कि चाइना जनाब पूरे साल में जितनी भी CO2 इमिट होती है ना पूरी दुनिया के अंदर, उसमें 35% यानी ऑलमोस्ट 35%, कहीं पे 27 है, कहीं पे 33 है और कहीं पे 35 नंबर कोट किया हुआ है कि ऑलमोस्ट इतना परसेंट जो है ना तो ये भाई इमिट करता है। और वहाँ पे एक चाइनीज़ पर्सन पूरे साल में 10 टन की जो CO2 है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो इमिट कर रहा है। तो आप ये ना करें ना भाई, ये तो अब चाइना भी इसमें हिस्सा डाल रहा है, इंडिया वाले भी बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ, इनकी इतनी आबादी है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि चाइना भी अपने आप को अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ना जो है ना वो कहलवाता है कि जी मैं अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हूँ जब इन्वायरमेंट की बात आती है। तो ये अमीर मुल्क यानी यूरोपियन कंट्रीज़ एंड अमेरिका तो ये कहते हैं कि भाई ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अब सबको मिल के ना इमिशन को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउसेज गैसेज की जो इमिशन है उसको हमने कंट्रोल में लाना है। दूसरी बात ये क्या कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ वाले पता है क्या कहते हैं? कहते हैं भाई हमने तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी साइन कर रखे हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, और हमने तो वादा कर रखा है कि हम भी जनाब कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रीन हाउसेज गैसेस की जो इमिशन है जिससे मौसम पे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है, हमने इनको इसकी जो इमिशन है इनको कंट्रोल में लाना है। हम तो यानी कि खुद आप लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ये नहीं है, हम भी सारे के सारे इंटरनेशनल जितने भी एग्रीमेंट है वो साइन कर रखे हैं, ठीक है, और हम तो अब इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अब हम हर वो काम करते हैं जिससे जो है ना मौसम को ज़्यादा नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, यानी जो ग्रीन स्टैंडर्ड्स हैं और रेगुलेशंस हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट इनका है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। वो ये कहते हैं कि भाई हम तो भाई ये जो गरीब मुल्क हैं डेवलपिंग नेशन, इनको तो भाई क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी भी देते हैं, सोलर बैटरीज वगैरह दे रहे हैं, और क्लाइमेट फाइनेंस पैसे देते हैं, उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन देते हैं कि जाओ भी कोई टेक्नोलॉजी लगाओ ताकि आप अपने मौसम को ज़रा बेहतर कर सकें, मौसमियाती तब्दीली को रोक सकें, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देखते हैं, उनकी हर लिहाज से हम मदद कर रहे हैं। यानी हम ग्लोबल साउथ की हर तरीके से मदद कर रहे हैं ताकि वो जो है ना उनके ऊपर जो मौसमियाती तब्दीली के जो नुकसान हैं उनके कम हों, और वो फॉसल फ्यूल्स की जगह ग्रीन एनर्जी, यानी वो एनर्जी जिससे मौसम को एनवायरनमेंट पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो हाइड्रो एनर्जी, इसका इस्तेमाल करें। तो यानी भाई नॉर्थ वाले तो कहते हैं कि हर लिहाज से हम तावन भी कर रहे हैं, नए नए जितने भी एग्रीमेंट है उसका हिस्सा भी बनते हैं, टेक्नोलॉजी भी देते हैं, और ये गरीब मुल्कों को जो नुकसान होता है फ्लड्स वगैरह का उसमें भी इनको कंपनसेट करते हैं। और हम क्या करें भाई? अब जनाब इन दोनों में जो मेन डिस्प्यूट है ना वो 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है CBDR वर्सेस यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR क्या है? ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये एक्चुअली एक असूल बनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन ने बनाया था 1992 के अंदर, रियो समिट के अंदर, जिसको आमतौर पे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज कहते हैं। CBDR का मतलब ये है कि भाई सारे के सारे जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो मिल के क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन जो अमीर मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो लीड करेंगे, उनका ज़्यादा किरदार है वो होगा, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है हिस्टोरिकल इमिशन के अंदर। यानी उन्होंने ज़्यादा जो है ना ये फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने ज़्यादा जो है ना ये गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट किया है एज़ कम्पेयर टू साउथ के कंट्रीज़। तो ग्लोबल साउथ वाले कहते हैं भाई CBDR बड़ा ज़बरदस्त असूल है, गरीब मुल्क कहते हैं भाई ये ठीक है, ये ठीक है, इनके ऊपर लगाओ भाई, इनको कहो, अमीर मुल्कों को कहो कि तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है कि रिच कंट्रीज़ जो है ना वो इमिशन को ना जल्दी कट करें और हमें सपोर्ट करें, जबकि ग्लोबल नॉर्थ वाले पता है क्या कहते हैं? कहते हैं अब ये असूल आउटडेटेड है भाई, अब ये पुराना हो चुका है, अब तो चाइना और इंडिया भी आगे बढ़ रहे हैं, अब तो और भी बड़े मुल्क हैं वो भी जनाब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब बहुत सारे और मुल्क जो गरीब थे पहले अब वो अमीर होते जा रहे हैं, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन है भाई अब इसमें, अब ये हमारी सिर्फ नहीं है। तो यानी ये नुक्ता पॉइंट देते हैं। तो एक तो ये इशू उनके बीच में चल रहा है जो डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट है। दूसरा है लॉस एंड डैमेज वर्सेस लायबिलिटी। ग्लोबल साउथ वाले कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज जो है ना वो हमें कंपनसेशन दें, क्योंकि उनकी हरकतों की वजह से ना ये मौसमियाती तब्दीली हो रही है और उसकी वजह से हमारे मुल्कों में सैलाब वगैरह सारा कुछ आता है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ वाले कहते हैं कि भाईजान ये हमारे ऊपर आप लायबिलिटी तो ना लगाए ना, कि ये हमारे ऊपर कानूनी पाबंदी थोड़ी है कि हम तुम लोगों को कर्ज देते फिरें, तुम्हारे यहाँ सैलाब है हम तुम्हें फंड दें।
हाँ, हम वॉलंटरी असिस्टेंट करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, खैराती तौर पे देंगे, लेकिन ये तुम लोग हमारे ऊपर हैं, यानी कि तुम ज़बरदस्ती हमसे कर रहे हो और हमें ऐसे कह रहे हो कि ये जनाब इन अमीर मुल्कों पे ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सपोर्ट करें। भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक ये इशू चल रहा है। तीसरा इशू है फॉसल फ्यूल्स फेज आउट वर्सेस राइट टू डेवलपमेंट। ग्लोबल साउथ वाले कहते हैं भाई हमें फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है। फॉसल फ्यूल्स यानी जिसमें कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, हम ये इंडस्ट्री में लगाएंगे जिससे CO2 इमिट होता है। वो कहते हैं कि यार जब हमें तो तरक्की करनी है तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री लगी नहीं हुई, हमने तो इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को इन चीज़ों के ऊपर इनके अंदर यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो जनाब ग्लोबल साउथ वाले कह रहे हैं कि भाई हमने इकनॉमिक ग्रोथ करनी है, अपनी एनर्जी को एक्सेस करना है, अपनी गुर्बत को कम करना है, हमने तरक्की करनी है और तरक्की के लिए हमने इंडस्ट्री लगानी है और इंडस्ट्री के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ वाले क्या कहते हैं, अमीर मुल्क, क्यों भाई क्यों करना है? तुम्हें पता नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जो दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस है और पेरिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि भाई 1 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा हमने ना जो है ना इस दुनिया का जो टेम्परेचर वो नहीं बढ़ाना, यानी 15 से 16 नहीं करना, हमने इसको मतलब 16 तक रखना है या 15 तक ही रखना है, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमने इसके टेम्परेचर को नहीं लेके जाना, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं करनी। तो तुम लोग क्यों फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो? जबकि साउथ वाले कह रहे हैं यार ये क्या मसला है, जब हमारी बारी आई तो तुम लोगों को इन्वायरमेंट याद आ गया, जब हमारी बात आई तो तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग याद आ गई, क्लाइमेट चेंज याद आ गया। खुद जनाब 1.5-2 साल से पता नहीं क्या क्या करके इंडस्ट्री लगा लगा के पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट को तबाह करके मौसमियाती तब्दीली ला के ग्लोबल वार्मिंग ला के, और अब तुम हमें ये बातें सुना रहे हो। तो इस मामले के ऊपर भी इन दो ग्रुप्स के अंदर झगड़ा चल रहा है। दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस साउथ डिस्कोर्स के ऊपर मैंने बात की है। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि यार जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच में जो इख्तलाफ है किसके ऊपर, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, वो क्या है, वो इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस के अंदर भाई लोगों ने भाई नॉर्थ वर्सेस साउथ डिस्कोर्स लिखा हुआ है, तो मैंने भी उसी तरीके से टॉपिक को लिख दिया। और चलें जी, खुश रहें, टेक केयर, बाय।